सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? तो आई होप कि जो लास्ट टाइम हमने 1 घंटे की क्लास ली थी, ऑनलाइन जो लाइव क्लास चली थी, तो उसमें शायद कुछ बच्चों को लगा होगा कि भाई सर ने क्लास बीच में ही क्लोज कर दी। नहीं, वो एक्चुअली क्या था कि हमने टाइम 1 घंटा ही भरा हुआ था लाइव क्लास के लिए, तो इसलिए वो 1 घंटे बाद हमें लगा कि शायद 1 घंटे में वो क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, तो लेकिन 1 घंटे टाइम ज़्यादा लग गया, तो इसलिए वो सेशन टाइम एक्सपायर हो गया, तो इसलिए आपकी क्लास वो बीच में ही डिस्कनेक्ट हो गई। तो सॉरी फॉर दैट। तो मैं आपको एक सॉल्यूशन तो भेज चुका हूं। कुछ क्वेश्चंस का जो मैंने आपको लाइव क्लास में कराया था, उनके सॉल्यूशन मैं एक वीडियो में भेज चुका हूं। उसको मैं आपको लिंक कर दूंगा, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज मैं थोड़ा सा एक बार प्रिज्म के बारे में रिवाइज करना चाहूंगा, क्योंकि कल का लेक्चर हो नहीं पाया, क्योंकि कल आपकी लाइव क्लास चली है, तो उससे शायद गैप आ जाएगा। तो प्रिज्म क्या है? जैसा आपने देखा, प्रिज्म एक ऐसा मीडियम है, ठीक है। प्रिज्म एक ऐसा मीडियम है जिसकी एक साइड पे लाइट अगर स्ट्राइक करती है, सो इट विल रिफ्रैक्ट एंड बेंड टुवर्ड्स द बेस ऑफ प्रिज्म। तो प्रिज्म एक ऐसी 3D मीडियम है। तो अगर उसकी हम फिगर बनाए, हमने जैसे बनाई थी, तो क्या बनी थी? ऐसी बनती है। तो ये बनती है, ठीक। तो प्रिज्म एक 3D फिगर है जिसमें कि हम क्या करते हैं कि लाइट जब भी इसकी एक साइड पे टकराएगी, इट विल रिफ्रैक्ट एंड बेंड टुवर्ड्स ऑलवेज बेस ऑफ प्रिज्म। फॉर एग्जांपल, अगर इसका ट्रू डायग्राम बनाते हैं, सो लाइट कैसे जाएगी? लाइट ऐसे गई, सो यू कैन सी कि लाइट ऐसे गई, इसका नॉर्मल हमने ये बना दिया, तो ये इसका नॉर्मल हो गया N2 N1। तो ये क्या हो गया? P Q R S। so this is the emergent ray, incident ray, this is angle of incidence, this is angle of emergence, ठीक है। तो लाइट कैसे जाती है? लाइट ऐसे जा रही है, ऐसे गई, सो लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द बेस ऑफ प्रिज्म। तो लाइट हमेशा प्रिज्म के बेस की तरफ मुड़ जाती है, ठीक है। So light will always bend towards the base of the prism. तो अब इसमें टर्म की थी हमने, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, जो कि क्या बताती है? एंगल ऑफ डेविएशन बताती है। जैसे कि लाइट रे ऐसे गई, ठीक, इसका परपेंडिकुलर ये बन गया, तो दिस इज योर एंगल आई ई। तो देखिए, अगर लाइट रे बेंड नहीं होती तो ऐसे निकलती, तो वो ऐसे जाती। अगर ये लाइट रे अगर आपकी इंसिडेंट रे बेंड नहीं होती, कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता, तो लाइट रे ऐसे जाती। और लेकिन अब रिफ्लेक्शन होने के कारण, रेयर से डेंस में जाने के कारण और डेंस से रेयर जाने के कारण, ये वो लाइट रे ऐसे जाके ऐसे मुड़ी, ठीक है। तो लाइट रे फाइनली ये हुई। इट मीन्स अगर मैं इसको पीछे एक्सटेंड कर देता हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो एंगल है, दिस इज कॉल्ड डेल्टा। क्या होगा? डेल्टा। तो डेल्टा क्या है? अगर डेल्टा देखो तो क्या होगा? इट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे व्हेन एक्सटेंडेड बैक। तो ये क्या है? इट इज द डेल्टा इज एंगल बिटवीन इंसिडेंट
light and emergent light ray when extended back, जब पीछे की तरफ उसको बढ़ा देंगे। तो डेल्टा क्या है? डेल्टा आपका वो एंगल है जो कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में बनता है, और ये डेल्टा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है, एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड करता है। सो प्रिज्म में क्या है कि लाइट रे एक साइड पे स्ट्राइक करेगी एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बेंड टुवर्ड्स द बेस ऑफ द प्रिज्म। तो लाइट रे क्या है, एक साइड पे स्ट्राइक करेगी, और स्ट्राइक करने के बाद क्योंकि लाइट रे आपकी रेयर से डेंस की तरफ जा रही है, सो ड्यू टू ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंस मीडियम द लाइट रे विल बेंड टुवर्ड्स द बेस ऑफ प्रिज्म। देन आफ्टर ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंस टू रेयर मीडियम, सो इट विल अगेन रिफ्रैक्ट एंड बेंड अगेन टुवर्ड्स द बेस ऑफ प्रिज्म। सो लाइट रे ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई। तो इट मींस क्या है कि प्रिज्म की एक फीचर होती है कि इसके अंदर से जब भी लाइट रे रिफ्लेक्ट करेगी तो वो हमेशा प्रिज्म के बेस की तरफ ही मुड़ेगी। ठीक है, तो अब आता है फैक्टर की बात। तो प्रिज्म का एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो किस चीज पे डिपेंड करता है? तो प्रिज्म का एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड करता है, नंबर 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द important factor which decides how much light bends। तो प्रिज्म में अगर बात करें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका एक ऐसा फैक्टर है जो कि ये डिसाइड करता है कि लाइट रे कितना बैंड करती है, लाइट रे कितना बैंड करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाउ मच लाइट बैंड्स। अब अगर बात करें कि लाइट बैंड करती है, ठीक है, अब लाइट कितने एंगल से बैंड करती है वो किस पे डिपेंड करेगा कि अगर मान लो म्यू ज्यादा हो या कम हो तो किस वैल्यू पे वो कम बैंड करेगी और किस वैल्यू पे ज्यादा करेगी। तो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज म्यू। तो जैसा कि हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा का मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल ये ग्लास है, ठीक, और ये वाटर है, ठीक है। तो ग्लास के अंदर क्या होता है, ग्लास के अंदर मॉलिक्यूल्स आर टाइटली और कैन से क्लोजली पैक्ड। तो इसकी मीन्स डेंसिटी ऑफ दिस मीडियम विल बी मोर। तो ग्लास की डेंसिटी जो है वो ज्यादा होती है, और ग्लास की डेंसिटी ज्यादा होती है इसीलिए, सो ग्लास की डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब ये है कि मॉलिक्यूल्स इजीली मूव नहीं कर पा रहे, मॉलिक्यूल्स इजीली मूव नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण क्या है कि मॉलिक्यूल्स को चलने में दिक्कत हो रही है, और इट मींस उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ज्यादा है। तो जैसा कि अगर हम सिंपल बात करें, अगर हम एक वाइड रोड पे निकल रहे हैं, अगर हम एक वाइड रोड पे गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो ऑब्वियसली है कि वहां पर हमारी स्पीड ज्यादा रहेगी, और सडनली मान लो आगे जाके रोड नैरो हो जाए, सडनली आगे जाके रोड नैरो हो जाती है। सो ड्यू टू दिस कि पहले रोड आपकी वाइड थी, अब रोड क्या होगी, नैरो हो गई। तो रोड के नैरो होने से तो क्या होगा, जैसे हम नैरो रोड पे चढ़ेंगे तो पहले हम वाइड रोड पे चला रहे थे, स्पीड अच्छी थी, मान लो स्पीड हमारी 80 किलोमीटर पर आवर है। तो जैसे ही हम वाइड रोड से नैरो रोड के ऊपर चढ़े तो हमारी गाड़ी की स्पीड क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। इट मींस व्हेन द डेंसिटी इज इंक्रीजिंग, जब मॉलिक्यूल की डेंसिटी इंक्रीज होगी तो अपने आप ही बाय डिफॉल्ट क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, जब मॉलिक्यूल डेंसिटी क्या होगी, इफ द डेंसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर डिक्रीजिंग, अगर मॉलिक्यूल की डेंसिटी डिक्रीज हो रही है इट मींस वहां पर आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। अगर डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो रही है इट मींस वहां पे आपकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सीधा सीधा संबंध क्या है, या ये कह सकते हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें इंडिकेट करता है लाइट रे की वेलोसिटी के बारे में, ठीक। तो लाइट रे की
वेलोसिटी, ये देखिए म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी, तो म्यू क्या है, सी अपॉन वी, म्यू इज सी अपॉन वी। अब जिस मीडियम की डेंसिटी जिसकी, इफ डेंसिटी इज हायर, डेंसिटी हाई होगी तो क्या होगा, तो म्यू भी ज्यादा होगा। ठीक, तो अगर यहां पे देखें, इसमें ऐसे लिख सकता हूं v इज इक्वल टू सी अपॉन म्यू। तो अगर म्यू देखो डेंसिटी ज्यादा है तो म्यू ज्यादा है, म्यू ज्यादा है तो क्या है, v कम होगा, म्यू ज्यादा है तो v कम होगा। और अगर v कम है तो v क्या होता है, v कम है तो लैम्डा भी कम होगा, लैम्डा भी कम होगा, क्योंकि v इज इक्वल टू लैम्डा न्यू होता है और फ्रीक्वेंसी सेम होती है, तो इट मींस v इज एक्टिव प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। इट मींस अगर मेरी वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो मेरा वेवलेंथ भी डिक्रीज होगा। ठीक, इट मींस म्यू हमें तो क्या आ गया, कई बार ना क्वेश्चन आता है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंडिकेट्स अस दैट हाउ मच लाइट बेंड्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। अपने ओरिजिनल पाथ से लाइट रे कितना बैंड कर रही है, ये हमें क्या बताता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इंक्रीज होने से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ज्यादा होने से वेलोसिटी कम होती है और एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, बढ़ता है। अब देखिए, अब ऐसा क्यों है, क्योंकि लाइट रे रेयर से डेंस में जा रही है, रेयर से डेंस में, तो क्योंकि एंगल ऑफ डेविएशन क्या पे है, एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो हमेशा डेंसर मीडियम में बनता है। एंगल ऑफ डेविएशन इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन द डेंसर मीडियम, इनके सब प्रिज्म की बात कर रहा हूं, तो ये क्योंकि अंदर क्या डेंसर मीडियम है, तो डेंसर मीडियम की बात कर रहा हूं। डेंसर मीडियम में डेंसिटी ज्यादा होगी, म्यू ज्यादा होगा, v कम होगा, तो v कम होगा इसका मतलब क्या हो गया, म्यू ज्यादा होगा, इट मींस म्यू ज्यादा होगा, और म्यू ज्यादा होगा तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर म्यू ज्यादा होगा तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, सेकंड था एंगल ऑफ प्रिज्म। अब जैसे कि एक आपका ये है, ठीक, और एक मैंने ये बना दिया, तो यहां पे देख लेते हैं। अब देखिए, सपोज लाइट रे ऐसे आई, ऐसे मुड़ी, ऐसे चलेगी, PQRS। ठीक, सिमिलरली मान लो इसकी बात करें, लाइट रे ऐसे आई, देखिए इस लाइट रे को मैंने एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, तो यहां मान लो एंगल ये बना, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, इस केस में अगर मैं इसको यहां एक्सटेंड कर देता हूं और ये बना, तो ये एंगल बना। तो आप देख सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि यहां पर ये क्या है, ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, ये भी एंगल ऑफ प्रिज्म है। ठीक है, तो अगर एंगल आपका प्रिज्म का इंक्रीज कर रहा है, अगर एंगल आपका प्रिज्म का कम है तो एंगल ऑफ डेविएशन कम होगा, एंगल प्रिज्म का ज्यादा है तो एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा, तो एंगल ऑफ डेविएशन भी ज्यादा होगा। क्लियर है? तो if angle of prism is less, then angle of deviation will be less. If angle of prism will be more, then angle of deviation will be more. So these two factors will be discussed, and we know that these two factors are directly proportional to the angle of deviation. mu ज्यादा होगा तो एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा होगा, और a ज्यादा होगा तो एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा होगा। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिए आप। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम किसकी, थर्ड फैक्टर की, वेवलेंथ ऑफ लाइट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, वेवलेंथ ऑफ लाइट। अब वेवलेंथ ऑफ लाइट में एक चीज है, क्या, वेवलेंथ ऑफ लाइट का मतलब है
कि लाइट रे की कितना वेव का लेंथ है, मीन्स हाउ मच लाइट कैन ट्रेवल। वेवलेंथ का सिंपल मीनिंग ये है कि लाइट रे कितना लंबा डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती है, दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो जितना लाइट रे मैक्सिमम ट्रेवल कर सकती है, दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। सो वेवलेंथ ऑफ ए लाइट रे विल बी इन ऑलवेज मीटर। तो किसमें होती है, ये हमेशा मीटर में होती है, ठीक, लैम्डा। तो लैम्डा हमेशा किसमें होता है, मीटर में होता है। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास स्पेक्ट्रम होता है VIB विबग्योर, ठीक है। तो इसमें अगर हम वायलेट से रेड की तरफ मूव करते हैं तो लैम्डा क्या होता है, इंक्रीज होता है। इट मीन्स वायलेट का वेवलेंथ मान लो 400 नैनोमीटर है और रेड का आपका 750 के आसपास होता है। सो रेड की वेवलेंथ ज्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि रेड लाइट रे आपकी लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती है। रेड लाइट रे लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती है और वायलेट लाइट रे आपकी कम डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती है, ठीक। सो वायलेट रे विल ट्रेवल लेसर डिस्टेंस एंड रेड लाइट रे विल ट्रेवल longer distance. It means wavelength of red light will be more than violet. तो इसका मतलब ये भी हुआ कि जो लाइट रे बिना मुड़े, जो लाइट रे अपने पाथ में बिना मुड़े सीधी जा रही है और जितने लंबे डिस्टेंस में जा रही है, इसमें उसका वेवलेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या होगा उसका वेवलेंथ ज्यादा होगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं वही डेल्टा की। तो क्योंकि म्यू मेरा क्या होता है, C/B, और यू कैन से C/λ, क्योंकि V इज इक्वल टू लैम्डा न्यू होता है। और ये न्यू क्या है, दिस न्यू इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ये आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम है, लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो किसी भी मीडियम से दूसरी मीडियम में जाने पर कभी भी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता, फ्रीक्वेंसी ऑलवेज रिमेन्स सेम। फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहती है जब हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं, ठीक है। तो इस रिलेशन को देखें तो लैम्डा, अगर मैं रेड लाइट की बात करूं, अगर मेरा वेवलेंथ ज्यादा है तो म्यू क्या होगा, कम होगा। तो इफ वेवलेंथ इज मोर तो क्या होगा, म्यू इज लेस एंड डेल्टा विल बी लेस। अगर लैम्डा ज्यादा होगा तो म्यू कम होगा, लैम्डा ज्यादा होगा तो म्यू कम होगा, म्यू कम होगा तो डेल्टा कम होगा। इट मीन्स रेड लाइट की अगर बात करें, रेड लाइट रे की अगर हम बात करें तो रेड लाइट रे के लिए जो भी आपका लैम्डा है वो ज्यादा होता है, और ज्यादा होने पे क्या होगा, म्यू कम होगा, और म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डेविएशन। सो एंगुलर डेविएशन विल बी ऑलवेज लेसर फॉर द रेड लाइट रे। तो लाल कलर के लिए हमेशा लैम्डा क्या होगा, ज्यादा होगा, और लैम्डा ज्यादा होने का मतलब ये है कि उसके लिए आपका म्यू आपका कम हो जाएगा, और म्यू कम होगा तो एंगल ऑफ डेविएशन कम होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो लैम्डा से इनवर्सली रिलेटेड है। तो एंगल ऑफ डेविएशन इज इनवर्सली रिलेटेड टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, ठीक। एंगल ऑफ डेविएशन इज inversely related to the wavelength of the light. Mu is equal to C upon lambda. लैम्डा रेड लाइट का ज्यादा है तो म्यू कम होगा, लैम्डा कम है तो म्यू ज्यादा होगा, ठीक है, क्लियर। तो दिस इज द थर्ड फैक्टर। तो हमने ऑब्जर्व किया कि जो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एंगल ऑफ प्रिज्म के भी, लेकिन वेवलेंथ के वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि डेल्टा ऑफ डेविएशन प्रोपोर्शनल टू म्यू, प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ प्रिज्म एंड प्रोपोर्शनल टू 1/λ, ठीक है। तो ये तीन फैक्टर हमारे पास आ गई, ठीक। तो इन तीन फैक्टर को समझने के लिए अब
क्या ऐसा वाकई है कि डेल्टा म्यू पे डायरेक्टली है? ये तो हमने जनरली बता दिया कि हाँ ऐसा ऐसा होता है और ऐसे ऐसे होने से ये हो गया। तो इनको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना पड़ेगा हमें कि मैथमेटिकली डेल्टा का रिलेशन कुछ ऐसा है कि उसमें म्यू के साथ ये डायरेक्टली रिलेटेड हो। मीन्स मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा जिससे कि मैं बता सकूं कि जो डेल्टा है वो मेरा म्यू से साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और सिमिलरली एंगल ऑफ प्रिज्म के साथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जब वेवलेंथ की बात करते हैं तो वेवलेंथ के साथ ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो अब हमने तो पहला फैक्टर किया हमने क्या, म्यू। तो इसमें हमने क्या किया कि मैं अभी समरी लिख रहा हूं ये, ठीक है। डेंसिटी अगर ज्यादा होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी, मीन्स म्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। और म्यू ज्यादा होगा तो लाइट रे बेंड्स मोर। तो इसका मतलब एंगल मीन्स एंगल ऑफ डेविएशन इज मोर। डेंसिटी ज्यादा होगी तो इफेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा और लाइट रे ज्यादा बेंड करेगी और एंगुलर डेविएशन ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। आप इसको इस तरह से याद कर लिया करो, डेंसिटी ज्यादा होगी तो म्यू ज्यादा होगा, म्यू ज्यादा होगा तो लाइट रे ज्यादा बेंड करेगी और डेल्टा भी ज्यादा होगा। दूसरा है आपका एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ए अगर ज्यादा होगा तो light will bend again more as comparison to another prism having lesser angle of prism। ठीक है, तो ए ज्यादा होगा तो लाइट हमारी लाइट विल बेंड अगेन मोर, लाइट ज्यादा बेंड करेगी और इसका मतलब क्या हो गया, म्यू भी ज्यादा होगा और आपका डेल्टा भी ज्यादा होगा। इट मीन्स डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। ठीक है, डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। इनको आप ऐसे याद कर सकते हो, डेंसिटी ज्यादा होगी तो इफेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, इंडेक्स ज्यादा होगा तो लाइट रे ज्यादा बेंड करेगी और बेंड करेगी तो एंगुलर डेविएशन क्या होगा, ज्यादा होगा। एंगल ऑफ प्रिज्म अगर ज्यादा होगा तो लाइट ज्यादा बेंड करेगी उस पर्टिकुलर प्रिज्म में। अगर किसी प्रिज्म के अंदर एंगुलर प्रिज्म कम है तो लाइट कम बेंड करेगी। इसका मतलब एंगुलर डेविएशन क्या होगा, जिसका एंगुलर प्रिज्म ज्यादा होगा उसका एंगुलर डेविएशन ज्यादा होगा। इट मींस डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। और यहां पर क्या है, डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। ठीक है, ये दो फैक्टर हो गए। क्या हो गए, ये आपके दो फैक्टर हो गए। ठीक, थर्ड फैक्टर इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो तीसरा फैक्टर है वो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो उसके लिए मैं दोबारा समराइज करना चाहूंगा कि आप किस तरह इसको याद कर सकते हो। मैं बना रहा हूं वी बी आर, सो वी आई जी, ये क्या बन गया, विग्योर बन गया। ठीक है, तो वायलेट की वेवलेंथ तकरीबन 400
नैनोमीटर के आसपास होती है, ठीक। और अगर रेड लाइट की वेवलेंथ की बात करूं, रेड लाइट की वेवलेंथ की बात करूं तो ये तकरीबन 750 नैनोमीटर होती है, ठीक। तो वायलेट लाइट की वेवलेंथ 400 नैनोमीटर और रेड लाइट की वेवलेंथ 750 नैनोमीटर होती है। तो ये आपकी रेंज है। इसका मतलब जब लाइट रे वायलेट से रेड की तरफ जाती है, लाइट रे गोज फ्रॉम वायलेट टू रेड, तो क्या होगा, तो हमारी वेवलेंथ क्या होगा, वेवलेंथ हमारी इंक्रीज हो। जब लाइट रे हम बात कर रहे, और ये क्या है, ये जो विबज्योर है ये हमारा एक विजिबल स्पेक्ट्रम है। विजिबल मीन्स ये रे वो हैं जिनको हम इजीली देख सकते हैं। तो ये एक विजिबल रेज का एक ने फॉर्मेट बना दिया कि ये रेज ऐसी हैं जो विजिबल हैं और ये एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के हिसाब से अरेंज्ड है। सो व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम वायलेट टू रेड इन विबज्योर द वेवलेंथ विल इंक्रीज, ठीक है। तो अब वेवलेंथ की बात क्या है कि जिसकी वेवलेंथ मान लो ये 750 नैनोमीटर है, इसका मतलब क्या हुआ, जो रेड लाइट है, रेड लाइट रे बिना कहीं बेंड किए, अपने ओरिजिनल पाथ से बिना कहीं बेंड किए वो 750 नैनोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती है। 750 नैनोमीटर तक वो डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती है, ठीक, क्लियर। तो जो लाइट रे, इसका क्या हुआ, लैम्डा आर मीन्स लैम्डा ऑफ वेवलेंथ ऑफ द रेड लाइट इज मोर। अब देखिए लैम्डा आर इज ग्रेटर देन लैम्डा वायलेट। सो रेड लाइट का वेवलेंथ जो है वो वायलेट लाइट के वेवलेंथ से ज्यादा होता है। और अब क्योंकि म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी है और जो वी है मेरा वो क्या है, लैम्डा न्यू है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं सी बाय लैम्डा न्यू। सी तो फिक्स है, ये भी फिक्स है, ये सेम रहेगा। तो यू किस पे डिपेंड किया, यू प्रोपोर्शनल टू 1/लैम्डा। इसका मतलब इसका लैम्डा ज्यादा होगा, इफ लैम्डा इंक्रीजेस तो क्या होगा, म्यू डिक्रीजेस। तो अगर लैम्डा आर रेड का वेवलेंथ ज्यादा है, इट मींस म्यू फॉर रेड विल बी लेस देन म्यू फॉर वायलेट, ठीक। अब क्योंकि म्यू आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा है, तो डेल्टा फॉर आर विल बी लेस देन डेल्टा फॉर वायलेट। तो इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि डेल्टा आपका लैम्डा के साथ क्या करता है, इनवर्सली रिलेटेड है। क्या है, इनवर्सली आपका ये रिलेटेड है। तो अब यहां पर क्या पता लगा कि अगर मैं वेवलेंथ की बात कर रहा हूं तो वेवलेंथ का मतलब ये हुआ कि लाइट रे कितना ट्रेवल कर सकती है वो उसकी वेवलेंथ बताती है। जितनी लाइट की वेवलेंथ होगी वो इसका मतलब क्या है कि वो लाइट द्वारा तय किया गया डिस्टेंस है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट रे इज नोन एज वेवलेंथ। क्या है, इज नोन एज वेवलेंथ, ठीक। तो देखिए प्रिज्म की जहां तक प्रिज्म की बात कर रहे हैं, तो प्रिज्म में अगर मुझे ये चीज, अगर मैं इजीली ये चीजें निकाल पा रहा हूं तो इसका मतलब मोर देन सफिशिएंट है। अगर आपको ये चीज समझ आ गई है प्रिज्म की तो ये मोर देन सफिशिएंट है। और अगर आप चाहो तो इसको इजीली क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि सपोज करो कि आपने 3D डायग्राम बनाया पहले प्रिज्म का, फिर आपने 2D डायग्राम बनाया। 3D डायग्राम बनाने के बाद जब आपने 2D डायग्राम बनाया, इसका मतलब ये हुआ कि 2D डायग्राम में 2 डायमेंशनल डायग्राम में आपने ऑब्जर्व किया कि लाइट रे, प्रिज्म की एक फीचर है, बेसिक फीचर की क्या, कि लाइट रे जिस साइड पे स्ट्राइक करती है उस साइड पे स्ट्राइक करने के बाद, रिफ्रैक्ट होने के बाद बेस की तरफ मुड़ जाती है। क्या है, इट विल ऑलवेज रिफ्रैक्ट
बेंड सॉरी इट विल ऑलवेज बेंड टुवर्ड्स द बेस ऑफ प्रिज्म। ठीक, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि लाइट रे कितना बेंड कर रही है, लाइट रे कितना बेंड कर रही है वो हमें क्या बताता है कि किसी पर्टिकुलर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, या ये भी कह सकते हो कि सिग्निफिकेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल टेल अस अबाउट द बेंडिंग ऑफ द लाइट रे, कि हाउ मच लाइट रे बेंड्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, then it is called then it will be tell about our रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कि अगर लाइट बैंड ज्यादा करेगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, लाइट बैंड कम करेगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, कम है। सो अब आपका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रह गया है, वो हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में, लेकिन उससे पहले हम इनको मैथमेटिकली प्रूव करेंगे और कुछ इससे पहले हमने हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया के कुछ टॉपिक किए थे, तो उनके रिगार्डिंग वी विल ट्राई सम न्यूमेरिकल्स सो दैट यू पीपल विल बी क्लियर अबाउट हाइपरमेट्रोपिया मायोपिया। ठीक है, तो टिल देन टेक केयर, बी सेफ एंड थैंक यू सो मच।